नमस्कार। आज हम इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर झांक रहे हैं और एक बहुत ही आप कह सकते हैं चालाक आनुवांशिक व्यवस्था को समझने की कोशिश करेंगे, लैकोपेरॉन। हाँ। हमारे पास जो जानकारी है उससे पता चलता है कि ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे जीव अपने माहौल के हिसाब से खुद को ढालते हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद है ये समझना कि ये बैक्टीरिया ऊर्जा के लिए ग्लूकोज और लैक्टोज में से कैसे चुनता है। चलिए जरा गहराई से समझते हैं इसे। बिल्कुल। लैकोपेरॉन हमें दिखाता है कि कोशिकाएं कितनी बारीकी से अपने जीन को कंट्रोल करती हैं। सोचिए, ये एक स्मार्ट किचन की तरह है जो खास डिश बनाने का सामान तभी मंगवाता है जब उसकी जरूरत हो। अच्छा। और वो भी तब जब मान लीजिए आसानी से मिलने वाले स्नैक्स खत्म हो गए हों। ये रिसोर्स मैनेजमेंट का एक क्लासिक मॉडल है असल में। हाँ, ये बात तो है कि ई कोलाई को ग्लूकोज ज्यादा पसंद है, मतलब वो आसान एनर्जी सोर्स है। सही। दूध हो तब क्या होता है? यहीं पर लैकोपेरॉन अपना काम दिखाता है ना? हाँ, सही कहा। इस ओपेरॉन में कुछ खास जीन होते हैं, लैक Z, लैक Y, लैक A, जो लैक्टोज को पचाने वाले एंजाइम बनाते हैं। पर ये जीन हमेशा चालू नहीं रहते। इन्हें कंट्रोल करने के लिए कुछ हिस्से होते हैं। प्रमोटर, जहां से वो प्रोटीन बनाने वाली मशीनरी RNA पॉलीमरेज जुड़ती है। हाँ। फिर एक ऑपरेटर, जो एक तरह का स्विच है। स्विच, ओके। और एक CAP साइट, जहां एक और कंट्रोल करने वाला प्रोटीन आकर जुड़ता है। अच्छा, तो ये स्विच मतलब ऑपरेटर, ये कैसे काम करता है और लैक्टोज का क्या रोल है इसमें? ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या चीज है? हाँ, देखिए, नॉर्मली एक रिप्रेसर प्रोटीन होता है जो इस ऑपरेटर स्विच से चिपक कर बैठ जाता है, रास्ता ब्लॉक कर देता है। अच्छा, मतलब जीन बंद। हाँ, जीन बंद। लेकिन जब लैक्टोज आता है कोशिका में तो उसका एक बदला हुआ रूप है, एलोलैक्टोज। एलोलैक्टोज, हाँ। वो इस रिप्रेसर से जुड़ जाता है और इस जुड़ाव से ना रिप्रेसर का शेप बदल जाता है। ओके। और वो ऑपरेटर को छोड़ देता है, रास्ता साफ। अच्छा। अब RNA पॉलीमरेज प्रमोटर से जुड़कर जीन को पढ़ना यानी ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर सकता है। ठीक है, तो लैक्टोज का होना एक तरह से दरवाजा खोल देता है। बिल्कुल। लेकिन आपने शुरू में कहा था कि ग्लूकोज का कम होना भी जरूरी है। ये बात मुझे काफी दिलचस्प लग रही है। कोशिका को ये कैसे पता चलता है कि उसका पसंदीदा खाना ग्लूकोज कम है? हाँ, ये भी एक बहुत चालाक व्यवस्था है। देखिए, जब ग्लूकोज का लेवल गिरता है तो कोशिका में एक सिग्नल मॉलिक्यूल होता है, साइक्लिक AMP या CAMP। CAMP, हाँ सुना है। उसका लेवल बढ़ जाता है। अच्छा। यह CAMP फिर एक दूसरे प्रोटीन से जुड़ता है जिसे CAP कहते हैं, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। CAP प्रोटीन, ठीक है। हाँ, तो ये CAMP CAP कॉम्प्लेक्स बन गया। ये फिर DNA पर CAP साइट से जुड़ता है जो प्रमोटर के पास ही होती है। ओके। और इनका जुड़ना, आप समझे, RNA पॉलीमरेज को प्रमोटर पर और मजबूती से पकड़ बनाने में मदद करता है, जैसे कोई इंजन को तेज दौड़ने के लिए बूस्ट दे रहा हो। अरे वाह। इससे जीन पढ़ने की रफ्तार, मतलब ट्रांसक्रिप्शन, बहुत तेज हो जाती है। अरे वाह, यानी बैक्टीरिया का अपना एक लॉजिक गेट है कि अगर लैक्टोज हो और ग्लूकोज ना हो तभी जीन पूरी रफ्तार से चालू करो। ये तो कमाल का अडेप्टेशन है। हाँ। तो ये दोहरी जांच, ये डबल चेक पक्का करता है कि कोशिका बेकार में लैक्टोज पचाने वाले एंजाइम ना बनाए। एकदम सही कहा। तो अगर हम अलग अलग सिचुएशन देखें, मान लीजिए। हाँ, बताइए। मान लीजिए ग्लूकोज कम है और लैक्टोज है। हाँ। यहाँ सिस्टम पूरी रफ्तार से चलेगा। क्यों? क्योंकि CMP ज्यादा है तो CAP एक्टिव है, बूस्टर ऑन, और लैक्टोज ने रिप्रेसर को हटा दिया है, दरवाजा खुला। सही। अब दूसरी सिचुएशन, ग्लूकोज ज्यादा है पर लैक्टोज नहीं है, तो सिस्टम बंद। CAMP कम है तो CAP इनएक्टिव, बूस्टर ऑफ, और लैक्टोज है नहीं तो रिप्रेसर ऑपरेटर पर बैठा है, दरवाजा बंद। ठीक है, समझ गया। तीसरी, ग्लूकोज कम है पर लैक्टोज भी नहीं है, सिस्टम फिर भी बंद रहेगा। हालांकि CAMP ज्यादा होने से CAP एक्टिव है, बूस्टर ऑन, लेकिन रिप्रेसर अभी भी ऑपरेटर पर है, दरवाजा बंद, और उसका असर ज्यादा होता है। ओके, रिप्रेसर ज्यादा पावरफुल है यार। हाँ, और चौथा, शायद सबसे दिलचस्प, ग्लूकोज ज्यादा है और लैक्टोज भी है। हाँ, दोनों है। तब सिस्टम बहुत धीमी रफ्तार से चालू रहता है। इसे बेसल लेवल कहते हैं। लैक्टोज ने रिप्रेसर को तो हटा दिया, दरवाजा खुला, लेकिन ग्लूकोज ज्यादा होने से CAMP कम है तो CAP इनएक्टिव है, बूस्टर ऑफ,
रफ्तार बहुत कम है। अच्छा, तो ये बारीक कंट्रोल है, ऐसा नहीं कि बस ऑन या ऑफ। बिल्कुल, यही इसकी खूबी है। तो कुल मिला के ये लैक ऑपरॉन हमें सिखाता है कि कोशिकाएं अपने मेटाबॉलिज्म को कितनी बारीकी से, कितने स्मार्ट तरीके से उपलब्ध भोजन के हिसाब से एडजस्ट कर सकती हैं। ये जीन कंट्रोल का एक अद्भुत नमूना है। हाँ, और मुझे याद आ रहा है, इसी खोज के लिए जैकब और मोनोड को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इसने पहली बार दिखाया कि जीन को ऐसे स्विच की तरह ऑन या ऑफ किया जा सकता है। निश्चित रूप से इस मॉडल ने, आप कह सकती हैं, जीन रेगुलेशन की हमारी समझ की नींव रखी। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हमारे अपने शरीर की कोशिकाओं में भी इसी तरह के शायद और भी जटिल मॉलिक्यूलर स्विच काम करते हैं जो अलग-अलग सिग्नल्स का जवाब देते हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी बायोलॉजी में रिसर्च का एक बड़ा एरिया है। आगे और जानने के लिए एक दिलचस्प दिशा।